Assalamu alaikum. This is Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful sessions of Mazhar Ali lectures. बट आपको पता है कि हमारी बात चल रही है इनहेरिटेंस की और आज इनहेरिटेंस में एक और यूनिट लेके आए हैं हम जब लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेंडलिज्म। ठीक है, अच्छा, इस इनहेरिटेंस वाले ब्यूटीफुल से यूनिट में हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। हमने अब तक ये समझ लिया है कि जेनेटिक्स क्या होती है। जेनेटिक्स के अंदर हमने देखा था कि हेरिडिटी, वेरिएशन, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम समझा, क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन देख ली थी हमने, क्रोमोसोम के टाइप्स देख ली थी, क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद जीन देख लिए थे, जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म अलील देख ली थी हमने, और उसके बाद हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था जो कि वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, और उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में प्रोटीन सिंथेसिस की बेहतरीन तरीके से बात की थी। हमने देखा था देयर इज ट्रांसक्रिप्शन, देयर इज ट्रांसलेशन। ठीक है, और वो इवेंट्स समझे थे हमने कि किस तरीके से डीएनए फॉर्म करेगा मैसेंजर आरएनए और वो मैसेंजर आरएनए आगे साइटोप्लाज्म में आकर के फॉर्मेशन करवाएगा प्रोटीन की। इस प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। ये हमने समझ लिया था, इसके लेक्चर भी अपलोडेड हैं। और उसके बाद हमने मेंडलिज्म लास्ट लेक्चर से स्टार्ट किया हुआ है। मैंने आपको बताया था मेंडलिज्म, जेनेटिक्स जो है ना, जेनेटिक्स को अलग अलग क्राइटेरिया की बेस पर हम डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स बना सकते हैं। 1 मिनट टाइप्स बनाने का तरीका बताया था कि जेनेटिक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और पॉपुलेशन जेनेटिक्स। एक और तरीका होता है जेनेटिक्स को डिवाइड करने का। वो टाइम जिसमें मेंडल आए वो मेंडलिज्म कहलाएगी, वो वाली जेनेटिक्स जो उन्होंने दी। जो मेंडल से पहले भी कुछ ना कुछ जेनेटिक्स थी जो कि कॉन्सेप्ट गलत थे, कौन सी थी वो? प्रीमेंडलिज्म। ठीक है, और उनके बाद पोस्ट मेंडलिज्म। जो मेंडल से पहली वो प्रीमेंडलियन, जो मेंडल वाली मेंडेलियन, जो मेंडल के बाद वाली पोस्ट मेंडेलियन। जो प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ ये कहते थे कि जो पेरेंटल करेक्टर आपस में ब्लेंड हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और जो उनका ऑफस्प्रिंग बनेगा ना वो मिक्सचर होगा पेरेंटल कैरेक्टर का। से फॉर एग्जांपल अगर एक पेरेंट है जिसकी हाइट टॉल है, एक पेरेंट है जिसकी हाइट ड्वार्फ है, जी, बच्चे की हाइट मीडियम होगी। सरासर गलत था ये कॉन्सेप्ट। इसके अलावा तो मेंडल को इस बात पे शक था। मैंने आपको बताया था मेंडल जो है वो ऑस्ट्रिया एक जगह है जहाँ पैदा हुए थे। मेंडल जो है इनके फादर जो है वो काम करते थे फील्ड के अंदर, मेंडल भी उनके साथ जाते थे। मेंडल को शुरू से ही नेचर को एक्सप्लोर करने का शौक रहा। मेंडल ने इस टाइम पर टीचिंग करने के लिए, टीचिंग जो है वो चर्च के अंदर की जाती थी। चर्च को मोनेस्ट्री कहा जाता था। चर्च में क्योंकि जितनी भी कल्चरल वैल्यू थी, प्रैक्टिसेस थी, वो भी चर्च में होती थी। उनकी जो इबादतें थी, वर्शिप भी चर्च में होती थी। पढ़ाया भी चर्च में जाता था। और किसी का झगड़ा हो जाए तो डिस्प्यूट वगैरह जो है वो भी वहीं पे सही किए जाते थे चर्च के अंदर। तो चर्च को मोनेस्ट्री कहा जाता था। मिडिल ने मोनेस्ट्री भी ज्वाइन कर ली थी। मिडिल टीचर बनना चाहते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उन्होंने एग्जाम दिया उसमें वो फेल हो गए। ठीक है, तो वापसी चर्च आ गए। चर्च के पीछे उन्होंने अपना एक गार्डन बना लिया था जो कि आज मैं बताता हूँ ना, काफी ज्यादा एलाबोरेट बना दिया है, उसको अच्छे से बना दिया है, लोग वहां पे घूमने भी जाते हैं। मेंडल ने अपने उस गार्डन के अंदर पी प्लांट पे काम करना शुरू कर दिया। मेंडल उस टाइम पर मेंडल बड़े लकी रहे, एक तो इनका एक्सपेरिमेंटल मॉडल की वजह से, ठीक है, और दूसरा इनका मेथोडोलॉजी। जो काम मेंडल के पहले वाले जो प्रीसीडर थे ना, उन्होंने वो मेथोडोलॉजी यूज नहीं की थी जो मेंडल ने यूज की थी। डेट्स वाई वो फेल हो गए और मेंडल जो है वो सक्सेस हो गए अपने काम में। मेथोडोलॉजी की बात तो आज हम करेंगे। एक्सपेरिमेंटल मॉडल हमने देख लिया था। एक्सपेरिमेंटल मॉडल क्या था राजा बेटा इनका? पी प्लांट, जिसका बॉटनिकल नाम है पाइसियम सटाइवियम। पाइसियम सटाइवियम में आपको याद रखना है 14 क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर। पी प्लांट गार्डन पी भी कहा जाता है इसे। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था जब कभी हम किसी चीज को एक्सपेरिमेंटल मॉडल के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, चाहे वो पी प्लांट हो, चाहे वो न्यूरोस्पोरा हो, न्यूरोस्पोरा क्रासा आप पढ़ोगे, आगे एक फंगस होता है जिसको जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ड्रोसोफिलाई को यूज किया जाता है, फ्रॉग्स को भी समटाइम यूज किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल मॉडल जब भी हम लेते हैं ना तो उसमें कुछ फीचर्स देखते हैं कि भाई उनका रख रखाव, उनको संभालना करना आसान हो, साइज में बड़े हो, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हो। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर कैसे? जैसे मैंने पी प्लांट में आपको बताए थे कि पी प्लांट में कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे, एक अगर टॉल होगा तो दूसरा डुअर्फ होगा, एक में फ्लावर का कलर अगर पर्पल होगा, वायोलेट होगा, तो दूसरे में व्हाइट होगा, एक में अगर जो उसकी फली है, पॉड जैसे कहते हैं, उसकी शेप बिल्कुल इन्फ्लेट होगी, स्मूथ होगी, तो दूसरे में कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी। हाँ, ऐसी शेप होगी। अगर सीड का जो पॉट कलर है, एक में येलो है तो दूसरे में ग्रीन होगा, एक में सीड राउंड है तो दूसरे में रिंकल्ड है। तो मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर दूसरे ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं है, और मेंडल ने वही पी प्लांट सेलेक्ट किया। अच्छा, मेंडल ने ना रैबिट्स को लेकर भी एक्सपेरिमेंट किए थे, मेंडल ने रैट्स पर भी एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए जितने वो पी प्लांट पे किए उन्होंने। दैट्स व्हाई उनका काम जो है इतना पब्लिश हुआ।
मेंडल सक्सेस क्यों नहीं हुए उसकी बात आगे की जाएगी। मैंने कुछ रीजन बताए थे कि मेंडल के बिहेवियर में लैक ऑफ एग्रेसिवनेस, अपनी बात दूसरों के सामने कह रख पाना, ये बात मेंडल में नहीं थी। मेंडल अपनी बात मनवा नहीं पाते थे। मेंडल ने जिस सोसाइटी में अपना काम पब्लिश किया उसकी चलत बहुत कम थी। मेंडल को उस टाइम के जाने माने साइंटिस्ट थे, एक मैंने नाम बताया था उनका, क्या नाम था? निगेली, जिन्होंने जाइलम और फिलोएम को डिस्कवर करा है। निगेली की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है बॉटनी के अंदर। निगेली उस टाइम पर जाने माने साइंटिस्ट थे। निगेली ने कहा आपने पी प्लांट पे काम करा है ना, लेके आए हो ना पी प्लांट, इतना सारा काम, आपको एक प्लांट मैं देता हूँ, उस पर ये सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखाओ, अदरवाइज जो आपका काम नहीं माना जाएगा। इन्होंने जो प्लांट को दिया था ना वो था हॉकवीड। अब हॉकवीड प्लांट जो है ना उसमें पी प्लांट वाली कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं है, इसमें क्रॉस पोलिनेशन करवाना इतना आसान नहीं है, इसको संभालना इतना आसान नहीं है। डेट्स व्हाई मेंडल फेल हो गए इस पर वो रिजल्ट प्रोड्यूस करना जो कि उन्होंने पी प्लांट पर कर चुके थे। ये भी एक फैक्टर रहा जिसकी वजह से मेंडल को उतनी अहमियत उस टाइम पे नहीं मिल पाई। उसके अलावा मैंने एक और सॉलिड रीजन भी आपको बताया था कि मेंडल ने स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स इतनी यूज की थी कि जो कि उसके उन टाइम के साइंटिस्टों को समझ में नहीं आई। मेंडल जो है जीन के लिए मेंडल ने टर्म यूज करा था फैक्टर। फैक्टर इन्होंने कहा जो भी करेक्टर है हमारे, चाहे हमारा हाइट कलर हो, चाहे हमारी आई का कलर हो, चाहे हमारी हाइट हो, चाहे हेयर कलर हो, जो भी करेक्टर है हमारा वो फैक्टर रेगुलेट करते हैं, वो जीन रेगुलेट करते हैं। जीन टर्म उन्होंने नहीं दिया, वो फैक्टर कहते थे। वो कहते हैं अगर आप फैक्टर बोल रहे हो ना, लोगों ने कहा इनको, अगर आप फैक्टर की बात कर रहे हो तो उसकी एग्जिस्टेंस बताओ, कहाँ है वो फैक्टर। तो उस टाइम पर मेडिकल साइंसेस इतनी एडवांस नहीं थी, माइक्रोस्कोप नहीं थी कि मेंडल बता पाते कि वो फैक्टर कहाँ है। तो ये भी एक रीजन रहा जिसकी वजह से मेंडल सक्सेस नहीं हुए। एक और रीजन कि उस टाइम पे डार्विन एक साइंटिस्ट हैं जिनको हम फादर ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं, उनकी हम बात करेंगे एवोल्यूशन के अंदर। उन्होंने उस टाइम पे अपनी थ्योरी दी थी। उनकी थ्योरी ब्रीफली ये थी कि ह्यूमन, ओरेंगुटन, चिंपैंजी, ये सब जो है ये रिलेटेड है, इंसानों की पूंछ होती है, ये सारी बातें उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग लोगों ने समझी। ठीक है, तो सारी साइंटिफिक कम्युनिटी उस तरफ डाइवर्ट हो गई थी, मेंडल की बात दब के रह गई। तो ये कुछ फैक्टर थे जिनकी वजह से मेंडल का काम पब्लिश नहीं हो पाया, इनको इतनी अहमियत नहीं मिली। लेकिन बाद में 50 सालों के बाद 3 साइंटिस्टों ने वो काम करके दिखाया जो मेंडल ने 50 साल पहले कर दिया था, और तीनों ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग जगह पर वही काम करा जो मेंडल ने पहले कर दिया था। तो डेट्स व्हाई मेंडल को क्रेडिट मिला, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये तो इनका एक्सपेरिमेंटल मॉडल था जिन्होंने इतना लकी इनको बनाया। दूसरा इनका मेथोडोलॉजी, मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी क्या था मेंडल का? सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। पहले मैं आपको स्टेप बताता हूं, देन हम इनको डिटेल से समझेंगे। दूसरा क्रॉस पोलिनेशन टू गेट F1 जनरेशन। तीसरा है सेल्फिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल टू गेट F2 एंड F3 इंडिविजुअल। ये इतनी जो कहानी मैंने आपको बताई है ये पिछले लेक्चर का रिकैप है ताकि आपको समझ में आए बातें। आज का काम यहां से स्टार्ट हो रहा है। पहला स्टेप समझते हैं, सिलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज कौन सी होती हैं? देखें, वो इंडिविजुअल जो कि सेल्फ पॉलिनेशन पर अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग बनाए, उन्हें हम ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी कहते हैं। से फॉर एग्जांपल एक पी प्लांट है जो कि है टॉल, और इसको हमने करवाया सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब समझते हो आप? राजा बेटा आप क्या होता है? जी, एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन एंथर से उठ के स्टिग्मा तक आ गए तो ये कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा है। अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन जब करवाई जाएगी ना, ये टॉल प्लांट की सेल्फ पॉलिनेशन करवाई जाएगी, जितने भी ऑफस्प्रिंग इसके आए वो सबके सब टॉल हो, तो हम कहेंगे ये ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी है। इसी तरीके से एक वो एग्जांपल लेते हैं डुआफ, ऐसे प्लांट जिसकी लेंथ है ना, डुआफ जिसकी जो है वो हाइट छोटी हो, अगर वो सेल्फ पॉलिनेशन पर हमें डुआफ प्लांट ही दे रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी है। ठीक है, इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना आसान नहीं होता। ठीक है, हम इंसानों के एग्जांपल यहाँ ले नहीं सकते, लेकिन से फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा ऐसा है जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन है और फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले ही इंडिविजुअल आए, तो हम कहेंगे कि भाई है ना, ये ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज हैं। इंसान जो है एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं होते। ठीक है, तो उन पर एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं। पी प्लांट पे कर सकते हैं हम। अच्छा, कुछ ऐसे पी प्लांट है जिनके राउंड सीड है और उन्होंने राउंड सीड वाले इंडिविजुअल प्रोड्यूस किए, तो उन्हें हम ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी कहेंगे। आपको ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी समझ में आ रही है? क्योंकि इसके बाद मैं ट्रू ब्रीडिंग करता रहूंगा। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी कौन सी होती है राजा बेटा? जी, ऐसे इंडिविजुअल जो कि सेल्फ पॉलिनेशन करने पर हमें जो है कि सेम काइंड के अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें दें, उनको हम कहते हैं कि वो जो है कि हाँ, वो जो है कि ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी है। अच्छा,
चलें आगे बढ़ते हैं। पहला काम इन्होंने यही करा, इन्होंने सबसे पहले सिलेक्ट करी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। सो दोज इंडिविजुअल विच ऑन सेल्फिंग, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल्फिंग यानी सेल्फ पॉलिनेशन, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देम नॉन एज ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी। ठीक है, ये एग्जांपल है फॉलो। दूसरा स्टेप इनका था क्रॉस पॉलिनेशन टू गेट F1 जनरेशन। इन्होंने जो है इन्होंने सिलेक्ट कर ली ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी, उन्होंने टॉल प्लांट ले लिए, ठीक है, और उन्होंने शॉर्ट प्लांट ले लिए। इन्होंने जो है कि इनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई, सेल्फ पॉलिनेशन, और इनको टॉल ही मिले, इनको शॉर्ट, इनसे शॉर्ट ही मिले, तो हम कह सकते हैं ना कि इन्होंने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी की सिलेक्शन कर ली। अब अगला स्टेप है क्रॉस पॉलिनेशन टू गेट F1 जनरेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, यहां पर एक टर्म आपको याद रखना है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब कभी हम दो डिफरेंट वैरायटीज को आपस में क्रॉस करवा रहे होते हैं ना, उनसे जो इंडिविजुअल मिलते हैं, इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। देखें, एक टर्म होता है स्पीशी और दूसरा टर्म होता है वैरायटी। एक टर्म होता है स्पीशी और दूसरा होता है वैरायटी। अच्छा, स्पीशी का मतलब है कि ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिनमें ये एबिलिटी हो कि वो इंटरब्रीड करके फर्टाइल काइंड के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। बातें आ रही है समझ में? तो इन्हें स्पीशी कहते हैं। और वैरायटी, वेरी गुड वेरी गुड। अगर देखें, ये पी प्लांट जो है ना वो एक स्पीशी है, लेकिन पी प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, वो वैरायटी होगी या ब्रीड होगी। ठीक है, पी प्लांट के पास वो ब्रीड्स होंगी। तो जब हम डिफरेंट ब्रीड्स या डिफरेंट वैरायटीज को आपस में क्रॉस करवाएंगे ना, इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं इन केस ऑफ प्लांट। एनिमल की करवा रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एनिमल में तो आप है ना पोलिनेशन नहीं करवा सकते, लेकिन प्लांट्स में, पी प्लांट पे करवा रहे हो तो क्रॉस पोलिनेशन कह देंगे। ठीक है जी, फ्लावर सिर्फ प्लांट्स के पास है अब तक तो हाँ, अगली जनरेशन में आ जाए एनिमल के पास तो अलग बात। अच्छा जी, तो मैं कह रहा था कि क्रॉस पोलिनेशन, अब इन्होंने ये सिलेक्ट तो कर ली, इन्होंने है ना ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी सिलेक्ट कर ली, अब इनकी करवाएंगे क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन जब इन्होंने करवाई तो इनको जाहिर सी बात है इंडिविजुअल मिलेंगे। ठीक है, और वो इंडिविजुअल जितने भी मिले ना इनको, वो सबके सब टॉल मिले। ठीक है, ये जो इंडिविजुअल है ना, ये वाला इंडिविजुअल, ये कहलाएगी F1 जनरेशन, ये कहलाएगी पेरेंटल जनरेशन। जी, वो भी देखते हैं, वो भी हम देखते हैं। यहां तक बातें आ रही है समझ में? जब टॉल और शॉर्ट को इन्होंने क्रॉस करवाया तो उनको सिर्फ टॉल मिला, शॉर्ट नहीं मिला। कहां गया शॉर्ट, बाद में देखते हैं उसे हम। पहला पहला पॉइंट क्या था इनका? पहला स्टेप था कि सिलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी। इन्होंने सिलेक्शन कर ली ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी की। ठीक है, उसके बाद उनको क्या करवाया? क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन किन के केस में होगी? क्रॉस पोलिनेशन जो है वो किन के केस में होगी? प्लांट्स के केस में, और हाइब्रिडाइजेशन एनिमल के केस में। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन टर्म प्लांट के लिए भी यूज कर सकते हैं। जो कहानी मैंने कही है वो यहाँ पर लिखी हुई है, क्रॉसिंग बिटवीन टू वैरायटीज। एग्जाम्पल टॉल और डुआर्फ, इनसे मिले टॉल। ठीक है, अच्छा आपको ये भी याद रखना है, ये क्या है? टी टी और स्मॉल टी टी, ये जो है एक अलील है, ये एक दूसरा अलील है, और इन दोनों को हम जीन कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो आगे करेंगे डिटेल से। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर एक अलील है, ये यहाँ पर दूसरा अलील है, और ये इनके जीन। ठीक है, और जीन की कंपोजिशन किसी भी इंडिविजुअल के करेक्टर के लिए, जो जीन की कंपोजिशन है, दोनों कानों से सुनना, किसी भी इंडिविजुअल के लिए कोई सा भी करेक्टर हो, उसमें जीन की जो कंपोजिशन होती है ना, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। ये जीनोटाइप टर्म आगे भी आएगा जी। किसी भी जी, किसी भी इंडिविजुअल का कोई भी करेक्टर है, उस करेक्टर की जो जेनेटिक कंपोजिशन होगी, जो जीन की कंपोजिशन होगी, वो जीनोटाइप है। ठीक है, जैसे यहाँ पे टॉल है ना, टॉल के लिए दो दो अलील हैं, एक जीन है, तो ये कंपोजिशन जीन की जो है ना, ये जीनोटाइप कहलाएगा। ठीक है, डुआर्फ, डुआर्फ के लिए जीन की कंपोजिशन ये है, तो ये इसका जीनोटाइप है। इसी तरीके से आप मुझे बताओगे, अगर फ्लावर का कलर वायोलेट होगा, पर्पल होगा यानी, तो क्या होगी? तो क्या होगी कंपोजिशन? जी, तो ये इनका जीनोटाइप है पीपी। ठीक है, अच्छा ये व्हाइट का ये क्या है? स्मॉल, ये जीनोटाइप हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल, जीनोटाइप ब्राउन के लिए क्या होगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो अना रिंकल्ड के लिए क्या होगा?
नहीं, स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर, ठीक है। तो किसी भी करेक्टर के लिए टॉल, शॉर्ट, राउंड, रिंकल्ड, वायोलेट या वाइट, किसी भी करेक्टर के लिए जो जीन की कंपोजिशन होगी ना वो जीनोटाइप कहलाएगा। ये टर्म आ रहे हैं समझ में? किसी भी करेक्टर के लिए जो जीन की कंपोजिशन होगी ना वो उसका जीनोटाइप है जी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? आगे मूव करें। अच्छा, तो इनका ये वाला ये जीनोटाइप है, ये इनका जीनोटाइप है, ठीक है। अच्छा, जीनोटाइप में एक और चीज आपको आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वो तो यहाँ तक हमने सिर्फ ये समझा है कि सिलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी हो गई, और ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी की हमने क्रॉस पोलिनेशन की और उनसे हमें F1 जनरेशन मिल गई। यहाँ तक बातें आ रही है समझ में? अच्छा, अब टाइम है कि F1 जनरेशन से F2 और F3 जनरेशन लें, लेकिन मेंडल ने एक हरकत करी। F1 जनरेशन में ना उन्होंने क्रॉस पोलिनेशन नहीं की। उन्होंने कहा F1 के जो इंडिविजुअल है ना वो अलाउ है कि भाई वो जो है वो सेल्फ पोलिनेशन करेंगे। इनको जो ये F1 जनरेशन मिली ना, F1 जनरेशन के इंडिविजुअल को उन्होंने अलाउ करा कि वो सेल्फ पोलिनेशन करें, ठीक है। और उनके जो ऑफस्प्रिंग इनको मिले वो 4 मिले इनको ऑफस्प्रिंग, जी हाँ, F1 के। F1 से F2 जनरेशन जो मिली ना 4 इंडिविजुअल मिले इनको, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक टॉल लिखा है, यहाँ पर दूसरा टॉल भी आ जाएगा जी, 2 टॉल। अच्छा, अब देखें इनका इनका ये देखें, ये जीनोटाइप क्या है। एक पहला इंडिविजुअल है ना, इसका जीनोटाइप ये है। एक मिनट, वो सारे के सारे टॉल थे, चारों टॉल थे। अब इन टॉल से क्या आएगा वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये देखें राजा बेटा, ये टॉल थे, इसने ये टॉल है, टॉल के साथ ही इसने सेल्फ पोलिनेशन की, ठीक है ना, सेल्फ पोलिनेशन समझ रहे हो ना, ठीक है। इसके अपने फ्लावर से ही जो है कि वो एंथर ट्रांसमिट हुआ होगा स्टिग्मा तक, ठीक है। अगर हम दूसरा टॉल ना भी लिखें तो भी प्लांट के केस में एक इंडिविजुअल पर फ्लावर हो सकते हैं ना, फ्लावर। ये बात आ रही है समझ में या नहीं? ठीक है, ये टॉल है ना, ये फ्लावर, जाहिर सी बात है इसके पास फ्लावर तो मौजूद होंगे ना, इसके पास फ्लावर तो मौजूद होंगे ना जी। वो क्रॉस पोलिनेशन ऊपर हुई, यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन होगी, ठीक है। इसके अपने ही एंथर से उठ करके स्टिग्मा तक इसके पोलन ग्रेन जाएंगे, इसको दूसरा इंडिविजुअल चाहिए ही नहीं, आप ऐसे समझो। प्लांट के केस में ये सेल्फ पोलिनेशन इस तरीके से होगी। ये बात आ रही है समझ में? क्या कहा है हमने? आ रही है समझ? सेल्फ पोलिनेशन है, सेल्फ पोलिनेशन होगी तो ये F1 है ना, F1 से अगली जनरेशन क्या कहलाएगी? F2। अब F2 के सबसे पहले जो इंडिविजुअल है वो TT, ये क्या होंगे, टॉल या डुऑफ? दूसरे हैं T, कैपिटल T स्मॉल t, ये क्या होगा? कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t शॉर्ट या डुऑफ? डुऑफ। अच्छा, अच्छा, अब देखिए बेटा, 3 टॉल हैं, एक डुऑफ है। जब आप इनको देखोगे ना, 3 बड़े प्लांट आपको दिखेंगे, एक छोटा दिखेगा। जो भी फिजिकल अपीयरेंस होती है किसी भी चीज की, जो फिजिकल अपीयरेंस होती है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। तो यहाँ पर फिनोटाइप का रेशियो 3:1 का है, यानी 3 टॉल एक डुऑफ। तो फिनोटाइप का जो रेशियो होगा वो 3:1 का है। अब इनका जीनोटाइप देखते हैं। जीनोटाइप क्या था ये बताएंगे राजा बेटा हमें। जीनोटाइप क्या होता है जी? किसी भी करेक्टर जी, वेरी गुड, किसी भी करेक्टर की जो जीन की कंपोजिशन है ना वो उसका जीनोटाइप है। इसका जीनोटाइप क्या है आप बताएंगे जी? TT, इसका जीनोटाइप स्मॉल t, इसका इसका जी। तो यहाँ पर कितने जीनोटाइप मिल रहे हैं आपको ये बताएंगे हमें, कितने जीनोटाइप आपको मिल रहे हैं? 3। कौन कौन से? कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, ये दोनों एक जैसे हैं, 2 जीनोटाइप, और तीसरा ये। तो जीनोटाइप का रेशियो होगा 1:2, 2:1। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस चीज को, देखें ये दोनों एक जैसे हैं ना, ये 2 हो गया, ये 1 1, ये 1 1। वो ना दोनों टॉल है, वो टॉल और शॉर्ट होके टॉल नजर आया है, तो वो दो ना आप हमें ये बताओ, कैपिटल T स्मॉल t आपको कितने दिख रहे हैं बस इतने बताओ। कैपिटल T स्मॉल t कितने हैं यहाँ पर? फिर से सुनो, कैपिटल T और स्मॉल t एक साथ कितने जोड़े दिख रहे हैं आपको, कितने पेयर दिख रहे हैं? 2, तो 2 ही तो लिखा है हमने।
जी, क्योंकि हमेशा किसकी चलती है घर में, बड़े की चलती है ना। तो तो यहाँ पे भी यहाँ पे बड़ा ये है। अच्छा, तो यहाँ पे बड़ा ये है, जो बड़ा होगा उसकी चलेगी। ये चीज मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। यहाँ पर बड़ा कौन है? टी, टी बड़ा जो है यहाँ पर टी है, तो टॉल की चलेगी। ये स्मॉल है ना, स्मॉल की नहीं चलेगी बेचारे की। ठीक है, घर पे तो जिसकी भी चलती हो, पर यहाँ पर स्मॉल वाले की नहीं चलेगी। ठीक है, हाँ, तो ऐसा ही है घर पे मम्मा की। चले, यहाँ पर कैपिटल टी है तो टॉल, ये स्मॉल टी है डुऑफ, स्मॉल टी ये क्या हो गया? डुऑफ। तो ये था F2 जनरेशन हासिल करना। अब F2 को आगे क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगी? मेंडल के एक्सपेरिमेंट की खूबी ये थी कि उन्होंने एक करेक्टर को 3, 4, 5 जनरेशन तक स्टडी किया। इनसे क्या हुआ? नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा मिले और कंफर्म इनके एक्सपेरिमेंट इतने ऑथेंटिक थे कि क्या बताएं। तो इनकी ये कुछ खूबियां थी जो आगे हम पढ़ेंगे, जिन्होंने मेंडल को सक्सेस बनाया। तो आज हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मॉडल पढ़े, ये टर्म हम नहीं पढ़ पाएंगे आज, नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हमने आज ये देख लिया है कि सिलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले वो इंडिविजुअल जो कि सेल्फ पॉलिनेशन पर हमें सेम काइंड के ऑफस्प्रिंग दें, तो वो ये ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी वो पहले उन्होंने सेलेक्ट करी, उसके बाद उनकी क्रॉस पॉलिनेशन करवाई सो दैट इनको F1 जनरेशन मिले। इनको F1 जनरेशन मिली। F1 जनरेशन में हमने देखा कि एक कैरेक्टर तो मिला, दूसरा कैरेक्टर छुप गया। अब हम कल देखेंगे कि जो कैरेक्टर हमें मिला है उसे क्या कहते हैं, जो छुप गया है उसे क्या कहते हैं। और ये भी हमने देखा जी, डोमिनेंट और रिसेसिव जी। इसके बाद जो है कि F1 जनरेशन से इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाई, F2 और F3 जनरेशन हासिल की। और आपने यहाँ पे ये देखा कि जो कैरेक्टर छुप गया था वो F2 जनरेशन में हमें वापसी मिल गया। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो ब्लेंडिंग थ्योरी इनहेरिटेंस वाले कह रहे थे ना कि मिक्सचर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। कैरेक्टर भले ही एक जनरेशन में छुप जाए, उनके जीन के लेवल पर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, नेक्स्ट जनरेशन में हमें वो कैरेक्टर मिल जाते हैं। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह।